प्यारे बच्चों, जय हिंद। मुझे आशा है कि आप स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे, और हम चाहते हैं कि यह व्यस्तता आगे भी बनी रहनी चाहिए, क्योंकि आपको हमारे देश के लिए बहुत कुछ करना है। तो आइए, आपको मोटिवेट करने के लिए सबसे पहले हम जाने माने बिग बॉस अमिताभ बच्चन जी के कोट से आपका, ऐसे कहें तो आपको मिलवाते हैं। वह कहते हैं कि सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलते देखोगे, सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलते देखोगे, तुम मुझे हद रोशन करने से कब तक रोकोगे, कब तक रोकोगे। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जीऊँ मैं आशाएं, दिल में है अरमान यहीं, कुछ कर जाएं कुछ कर जाएं। तो जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम विनय है और मैं इसी प्लेटफॉर्म पर आपको मैथ पढ़ाता हूँ। तो बच्चे, जैसे कि मैं पीछे अनाउंस किया था कि हमारा यह लेक्चर, हमारा यह वीडियो उन प्यारे छात्र छात्राओं के लिए है जो 2025 में मैट्रिक बिहार बोर्ड में एग्ज़ाम देने वाले हैं, और मैथमेटिक्स आपका कमज़ोर सब्जेक्ट है। जानते हैं बच्चे, मैं सच में बोल रहा हूँ, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि हमारा यह लेक्चर, हमारा यह वीडियो आपके नासुरों पर कारागार मरहम लगाने का काम करेगा। तो आइए, आपका समय वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट हम टॉपिक पर ही बातचीत करेंगे। हाँ, एक बात और है कि कुछ बच्चे मैथ पूरे 12 महीना पढ़ते हैं और 12 महीना पढ़ने के बावजूद भी मैथ में कम स्कोर कर पाते हैं। जानते हैं कारण उसका क्या होता है? एग्ज़ाम के पैटर्न को वह अच्छा से समझते नहीं हैं। उन्हें मेहनत जहाँ करना चाहिए वहाँ पर वो मेहनत कर नहीं पाते हैं, जिसका रिजल्ट उनके सामने कम नंबर आता है। तो आइए, इसी में हम आपका हेल्प करते हैं। जैसा कि यह बोर्ड स्लाइड पर आप देख रहे हैं बच्चे, वास्तविक संख्या में पढ़ना है। तो सबसे पहले तो वास्तविक संख्या का वेटेज समझने की कोशिश करते हैं कि यह वास्तविक संख्या में हमें पढ़ना क्या है। और आपका बिहार बोर्ड 2011 से लेकर के कहें तो अब तक, यानी 2024 तक, वो चाहे पाली फर्स्ट रही हो या पाली सेकंड रही हो, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन को पूछा है। यदि उन सारे पैटर्न को हम अच्छा से समझ जाएं तो हमें लगता है कि 2025 के लिए हम अच्छा अपनी रणनीति बना सकते हैं, और ऐसे कहें तो वास्तविक संख्या के सारे मार्क्स को कवर अप कर सकते हैं। तो बच्चे, आइए अगले स्लाइड की ओर आपको हम लेकर के चलना चाहेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं वास्तविक संख्या में हमें मेनली रूप से पढ़ना है बच्चे, पेन सेलेक्ट कर लेना चाहेंगे हम यहाँ से। तो आइए बच्चे, सबसे पहले आपको थोड़ा सा भूमिका के बारे में पढ़ना है, उसके बाद आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में पढ़ना है। अच्छा, वास्तविक संख्या ये जो देख रहे हैं ना, यह वास्तविक संख्या आप क्लास 8 में भी पढ़े हैं, 9th में भी पढ़े हैं, लेकिन ऐसे कहें तो 10th क्लास में मेनली आपको 2 चीज़ों के बारे में पढ़ना है। वह है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, और सेकंड है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। थोड़ा सा अपरमेय संख्याओं के बारे में जानना है, फिर परमेय संख्या और उसके दशमलव प्रसार के बारे में जानना है। इस तरह से यह पाठ समाप्त हो जाता है। चलिए बच्चे, अगले स्लाइड पर देखते हैं कि हमें क्या जानना है। देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो डायरेक्ट बुक के सारे क्वेश्चन को बनाते हैं, लेकिन जब एग्जाम हॉल में जाते हैं, जब क्वेश्चन मिलता है तो उन्हें लगता है अरे भाई, यह बुक से तो आया ही नहीं। उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक यह होती है ना कि वह प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को सोल्व नहीं किए रहते हैं, या उन्हें यह पता नहीं रहता है ना कि वास्तविक संख्या का आखिर वास्तव में वेटेज कितना है, कौन से क्वेश्चन हमें सोल्व करने चाहिए और कौन से क्वेश्चन सोल्व नहीं करने चाहिए। तो यह एक आपको थोड़ा सा रिव्यू करवा देना चाहेंगे। जैसे बच्चे 2011 में जैसा कि आप देख रहे हैं, 2011 में वस्तुनिष्ठ प्रश्न की संख्या 3 पूछी गई थी, लघुत्तरीय प्रश्न की संख्या 3 पूछी गई थी, दीर्घोत्तरीय में नहीं क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा बच्चे, एक बात आपको जानकारी है कि नहीं कि आपका जो मैथ्स है ना, जो 100 मार्क्स का जो आपका मैथ्स है ना, इसमें जो क्वेश्चन जो डिजाइन किया गया है ना, 3 तरीके से किया गया है। एक 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन, इनकी संख्या 50 का जवाब देना होता है। 2 नंबर वाले क्वेश्चन जिसमें आपको जवाब 15 का देना होता है, 30 नंबर का क्वेश्चन, और 4 का जवाब देना होता है। 5 क्वेश्चन होता है जो 20 नंबर का होता है, 5 नंबर वाले क्वेश्चन। यानी ऐसे कहें तो आपके मैथ्स के जो प्रश्न होते हैं उसमें 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, 1 नंबर वाले क्वेश्चन, 2 नंबर वाले क्वेश्चन और 5 नंबर वाले क्वेश्चन। 1 नंबर वाले प्रश्नों की संख्या 100 होती है
जिसमें आपको जवाब 50 की देनी होती है। तो अभी जो हम सीरीज लेकर के जो चल रहे हैं ना, आगे जो बढ़ रहे हैं ना, वह ऑब्जेक्टिव पर हमारा विशेष करके ध्यान रहेगा। ठीक है, तो बच्चे जैसा कि आप देख रहे हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होता है या 1 मार्क्स का होता है, लघु उत्तरीय प्रश्न 2 मार्क्स का होता है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 मार्क्स का होता है। तो 2011 का आपने देखा, ठीक वैसे 12 में भी देख लीजिए, 1 प्रश्न पूछा गया था, लघु उत्तरीय में 3 पूछा गया था, दीर्घ उत्तरीय में नहीं पूछा गया था। अगर रिसेंटली की बात कर लें 2024 में, तो बच्चे 10 प्रश्न ऑब्जेक्टिव से पूछे गए थे, 2 नंबर वाले में 1 प्रश्न पूछे गए थे, 5 नंबर वाले में क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। ठीक उसी तरह से बच्चे बात करें तो 23 में देखिए 10 प्रश्न, 22 में 12 प्रश्न। यानी मोटा मोटी आइडिया यह हम देना चाहते हैं कि बच्चे इससे वास्तविक संख्या से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इस बार 2025 में भी नहीं आने जा रहे हैं, क्योंकि इस पैटर्न को आप जब देखेंगे, बढ़िया से एनालिसिस करेंगे, चाहे वह पाली आपकी पहली हो या सेकेंड पाली हो, इसमें आप देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा ही नहीं गया है। तो यह हम मान सकते हैं कि इस बार भी नहीं पूछा जाएगा और बच्चे सिर्फ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर लगे रहते हैं, सोल्व कर रहे होते हैं, जबकि इस बार भी यह 90% चांस है, 90 नहीं बच्चे 95% चांस है कि इस बार भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। हाँ, एक बात आपकी जानकारी के लिए बच्चे मैं बताऊं कि वास्तविक संख्या से अगर आप 4 साल 5 साल की डाटा आप चेक करेंगे तो कम से कम नंबर की संख्या 10 है। देखिए ना, सेकेंड पाली में तो 14 क्वेश्चन पूछा गया है, फिर 7, फिर 10 ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। यानी 10 से 12 नंबर, ऐसे कहें तो 15 नंबर तक आप सिर्फ एक चैप्टर पढ़ करके ला सकते हैं, वह चैप्टर है वास्तविक संख्या। आइए अब अगले स्लाइड पर आपको हम ले चलना चाहेंगे बच्चे क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि बच्चे आपके सामने यह प्रश्न है, प्रश्न सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप इसे सोल्व करें, थोड़ा सा हम आपको समय देंगे, उसके बाद हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपके सामने यह प्रश्न है कि किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप है। तो बच्चे आंसर तो हम डायरेक्ट दे सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं ना कि इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आपके किसी भी सेट में हो, किसी भी बुक में हो, आप उसे आसानी से सोल्व करें। और जानते हैं या 2021 एनुअल सेकेंड पाली में आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो आइए इसे विस्तार से समझाने की कोशिश करते हैं। बच्चे सबसे पहले तो पूर्णांक संख्या समझिए कि यह पूर्णांक क्या होता है, उसके बाद थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा कि सम संख्या क्या होता है, तब इस क्वेश्चन पर हम आते हैं। बच्चे आप जानते हैं कि गिनती की जो संख्याएं होती है इसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी नेचुरल नंबर कहते हैं, ये आप जान चुके हैं पहले से। उसके बाद नेचुरल नंबर में अगर हम 0 को इंक्लूड कर देते हैं तो यह बन जाता है होल नंबर। क्या बन जाता है? होल नंबर, जिसको हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। इसको हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या, हाँ आप सही जान रहे हैं, प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जिसे हम किसी नंबर को क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। यानी किसी भी वस्तु को गिनने के लिए जिस नंबर का यूज करते हैं उसी को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या में जब आप 0 को शामिल कर लेते हैं तो वह संख्याएं क्या बन जाती है, पूर्ण संख्याएं बन जाती है। बच्चे आप समझ पा रहे हैं क्या? ये समझ पा रहे हैं क्या कि हम कहना क्या चाह रहे हैं? अच्छा, थोड़ा सा हम इसका रंग चेंज करना चाहेंगे बच्चे। देखिए, प्राकृतिक संख्या जो होती है ना, अगर इसको नंबर लाइन पर हम रिप्रेजेंट करना चाहें बच्चे, तो आपको याद होगा कि इसको 0 बोलते हैं। इसके राइट साइड में इधर 1 2 3 4, इसको आप प्लस इन्फिनिटी तक ले जा सकते हैं। ठीक इधर -1 -2 -3, इसको भी आप माइनस इन्फिनिटी तक ले जा सकते हैं। तो बच्चे आपका जो प्राकृतिक संख्या होता है ना, वह 1 से स्टार्ट होता है और इधर प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। और आपका जो बात करें ना, बात करें होल नंबर की, तो यह 0 से स्टार्ट होता है और पॉजिटिव तक जाता है। यानी कहने का मतलब सर आप बताना यह चाह रहे हो कि जो नेचुरल नंबर होता है यह 1 से स्टार्ट होता है और प्लस पॉजिटिव मतलब इन्फिनिटी तक जाता है, अनंत तक जाता है। और होल नंबर जो होता है यह 0 से स्टार्ट होता है। हाँ, यही मैं बताना चाह रहा हूँ। एक बात बच्चे और जानना जरूरी आपको यह है कि चाहे प्राकृतिक संख्या हो या पूर्ण संख्या,
या दोनों नंबर जो होता है ना पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। यदि मैं बात करूं क्या -7 क्या यह प्राकृतिक और पूर्ण होगा, तो आप कहेंगे कि यह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्राकृतिक और पूर्ण संख्याएं जो होती है वह जीरो के राइट साइड होती है। क्या होती है? राइट साइड होती है। और जीरो के राइट साइड नंबर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्या बच्चे बात समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं क्या? अच्छा, अब थोड़ा सा आपको हम ले चलना चाहेंगे कहाँ? पूर्णांक संख्या पे, कि यह पूर्णांक संख्याएं क्या होती है। बच्चे यहाँ समझिए, तो आपने देखा कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या जो होती है या नंबर लाइन पर जीरो के राइट साइड में होती है। 1 2 3 4 यानी पॉजिटिव होती है। पूर्णांक संख्या जो होती है ना बच्चे, यह पॉजिटिव भी होती है और क्या होती है? निगेटिव भी होती है। यानी नंबर लाइन पर यह जीरो के राइट साइड भी होती है और जीरो के लेफ्ट साइड भी होती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। अच्छा, जानते हैं एक बात, ई पूर्णांक संख्या को यदि हम जेड से डिनोट करें, नेचुरल प्राकृतिक संख्या को यदि एन से डिनोट करें और पूर्ण संख्या को यदि हम डब्ल्यू से डिनोट करें, तो तीनों में बच्चे जानते हैं कॉमन क्या है? तीनों में कॉमन जानते हैं क्या है? तीनों में कॉमन की बात करें, नेचुरल में, होल में और इंटीजर में, ये तीनों में कॉमन की बात करें ना, तो तीनों में कॉमन यह बात है कि ये तीनों नंबर कंप्लीट होता है। क्या होता है? कंप्लीट होता है। कंप्लीट कहने का सेंस यह है, कंप्लीट कहने का सेंस हमारा यह है कि यह नंबर दशमलव में नहीं होता, यह नंबर दशमलव में नहीं होता। यदि हम कहें 7.5, बताओ यह प्राकृतिक है, पूर्ण है या पूर्णांक है, तो आप कहेंगे कि सर यह ना प्राकृतिक है, ना पूर्ण है, ना पूर्णांक है। मैं कहूँ कि बताइए -7 यह प्राकृतिक है, पूर्ण है कि पूर्णांक है, आप कहेंगे कि पूर्णांक है। क्या कहेंगे? पूर्णांक है। थोड़ा सा पूर्णांक पर और एक कंसेप्ट आपको जानना जरूरी है बच्चे, कि यह जीरो होता है, इस साइड में 1 2 3 4, इस साइड में -1 -2, यदि हम इसको डिनोट करते हैं -4, तो इधर वाला जो नंबर होता है ना जीरो, इसको हम लोग बोलते हैं जीरो इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? जीरो इंटीजर्स। और इधर वाले को बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? ठीक, इधर वाले को बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? निगेटिव। यानी पूर्णांक संख्याएं जो होती है ना, वह प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। हाँ, इसमें बात यह है ना कि पूर्णांक संख्याएं कंप्लीट होती है, दशमलव में नहीं हो सकती। क्या मेरी बात समझे? अब थोड़ा सा एक बात और समझना जरूरी है सम संख्या और विषम संख्या के बारे में। बच्चे, सम संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसमें 2 से भाग लग जाता है, 2 से भाग लग जाता है। और जानते हैं 2 से भाग उस नंबर में लगता है जिस नंबर का यूनिट डिजिट, ऐसे कहें तो इकाई का अंक, लास्ट का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, तो उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। तो सर कहना आप यह चाह रहे हैं ना कि 0 2 4 6 8 छोड़ दीजिए, तो किसी नंबर के लास्ट में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो और 9 हो, किसी नंबर का यूनिट डिजिट अगर यह हो, तो क्या इसे हम विषम कह सकते हैं? हाँ, आप सही समझ रहे हो, इसे हम विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या होने का कंडीशन यह है कि इसमें 2 से कंप्लीट रूप से भाग नहीं लगता है, 2 से कंप्लीट रूप से भाग नहीं लगता है। तो बच्चे, मुझे आशा है कि हमने आपको पूर्णांक समझाया और सम पूर्णांक समझाया। अब आइए समझते हैं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ। कह रहे हैं किसी पूर्णांक p के लिए, यानी कोई भी पूर्णांक का p ले लीजिए, उसमें आपको बताना है कि संख्या का रूप क्या होगा, संख्या का फॉर्म क्या होगा, आपको बताना है। 2p + 1 होगा, p होगा, p + 1 होगा या 2p होगा। तो आइए चेक करते हैं बच्चे। जैसे हम p की जगह पर 1 रखते हैं, p की जगह पर क्या रखते हैं? 1 रखते हैं। तो p की जगह पर जब हम 1 रख करके इसमें पुट करेंगे, तो देखिए 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 2 में 1 ऐड करेंगे 3, तो क्या आप ही बताइए कि यह सम होगा या 3 सम होगा? नहीं होगा। तो इसको तो कैंसिल ऐसे ही कर सकते हैं। अच्छा, p की जगह पर अगर 1 लेते हैं तो यह क्या सम होगा? नहीं होगा, तो यह भी कैंसिल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर 1 ले रहे हैं, 1 1 2 सम तो आ रहा है, लेकिन p के कह रहा है कि p पूर्णांक, किसी पूर्णांक p के लिए, तो हमने 1 माना है, एक बार 2 मान करके चेक करते हैं।
तो p के जगह पर जब हम 2 रखते हैं तो 2 1 3, क्या यह सम होगा? नहीं होगा, तो इसका मतलब यह भी नहीं होगा। लेकिन आप p का कोई भी मान रखिए, p का कोई भी मान रखिए अपने मन से, और आप रख करके देखिए 2p, आप रख करके देखिए कि वह सम होगा। क्या होगा? सम होगा। जैसे आपके मन में आ रहा है कि हम p की जगह पर 1 रखें, तो p की जगह पर आप 1 रखेंगे तो 2 × 1 या 2, जो कि एक सम क्या है? सम पूर्णांक है। अगर इसके जगह पर आप 2 रखते हैं तो 2 2 जा 4, यह भी क्या है? सम है। यानी p का कोई भी मान आप रखिए, उस पर संख्या का रूप सम पूर्णांक के लिए 2p सही होगा। 2p क्या होगा? सही होगा। क्या मेरी बात समझे? तो मुझे आशा है कि 1 नंबर क्वेश्चन को आप समझे, और इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे आप इसे सोल्व करेंगे। अब आइए बच्चे अगले स्लाइड पर चलते हैं। वो संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 1 से चलना स्टार्ट करती हैं। 1 से चलना क्या करती हैं? स्टार्ट करती हैं। नंबर लाइन पर मैंने बताया था ना कि यह नंबर यहाँ से स्टार्ट होता है। तो कह रहे निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है? तो आप बताइए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगा? क्या होगा? 0 होगा। 0 तो प्राकृतिक संख्या हो नहीं सकता, क्योंकि 1 से स्टार्ट होता है। -1 तो हो नहीं सकता, क्योंकि प्राकृतिक संख्या निगेटिव नहीं होता। तो क्या होगा? ऑप्शन क्या होगा? सी, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। क्या मेरी बात से आप सहमत हैं? तो बच्चे अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। रूट 12 का परिमेयकरण गुणांक लिखिए। यह भी क्वेश्चन पूछा है 2022 एनुअल फर्स्ट, आपसे पूछा है फर्स्ट सीटिंग में, यह क्वेश्चन पूछा है। अच्छा, परिमेयकरण गुणांक का मतलब जानते हैं क्या होता है? बच्चे एक बात थोड़ा सा, ये आपको अप्रमेय और प्रमेय का थोड़ा सा कंसेप्ट जानना जरूरी है इस क्वेश्चन को समझने के लिए। आइए थोड़ा इसको समझा देते हैं। प्रमेय संख्या आप 9th क्लास में पढ़े हैं कि प्रमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं, प्रमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जो 3 कंडीशन को क्या करती है? फॉलो करती है। जानना चाहेंगे वो 3 कंडीशन कौन है? पहला कंडीशन की संख्या p/q के फॉर्म में होना चाहिए, यानी संख्या भिन्न के रूप में होना चाहिए। क्या? सेकंड, आप जानते हैं कि q नॉट ऑफ इक्वल 0, यानी q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। निचला या नीचे वाला जो है ना डिनोमिनेटर, जिसको हर बोलते हैं, यह कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन क्या है कि p एंड q जो होना चाहिए ना, वह इंटीजर्स होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। यदि यह 3 कंडीशन को अगर कोई नंबर फुलफिल करता है तो हम कहेंगे कि वह प्रमेय संख्या है। और साथ साथ प्रमेय संख्या निश्चित मान होता है। क्या होता है? निश्चित मान होता है। जैसे मैं पूछूं 7/5, क्या यह प्रमेय संख्या है कि नहीं है? आप कहेंगे यस सर, प्रमेय संख्या है, क्योंकि इसे p/q के रूप में आपने व्यक्त किया। q का मान 0 नहीं है और p और q पूर्णांक है। p और q क्या है? पूर्णांक है, इसलिए इसको प्रमेय कहेंगे। अब बच्चे थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है अप्रमेय के बारे में। किसके बारे में? अप्रमेय के बारे में। अप्रमेय संख्या वह संख्याएं होती है, समझना अच्छा से। अप्रमेय संख्या जिसको इरेशनल नंबर बोलते हैं, या कैसी संख्याएं होती है समझना। अप्रमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जो रूट के अंदर हो, जो रूट के अंदर हो और जिसका स्क्वायर रूट, जिसका वर्गमूल आसानी से ना निकले, जिसका वर्गमूल आसानी से ना निकले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अप्रमेय संख्या। जैसे √3, क्या इस √3 को आप आसानी से इसका वर्गमूल निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। जैसे √5 आसानी से निकाल सकते हो क्या? √7 क्या इसे आसानी से आप निकाल सकते हो क्या? इसको बोलते हैं अप्रमेय संख्या। क्या बोलते हैं? अप्रमेय संख्या। अच्छा, कुछ मेरे मित्र कहेंगे कि सर आपका यह परिभाषा ज़्यादा कारगर सिद्ध नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ सिद्ध मतलब ज़्यादा कारगर नहीं है, लेकिन जैसे ही यह टॉपिक आएगी मैं विस्तार से समझाऊंगा। ऐसे आप बात समझिए, मेरे को यह क्वेश्चन का जवाब देना है, यह क्वेश्चन को समझना है, इसलिए थोड़ा सा अप्रमेय का कंसेप्ट मेरे माइंड में आना जरूरी है। क्या? तो आइए बच्चे इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। √12 का परिमेयकरण गुणांक, परिमेयकरण गुणांक का मतलब यह होता है, परिमेयकारी गुणांक का मतलब यह होता है कि ऐसा वह नंबर बता दीजिए जिससे इसमें हम गुणा करें, जिससे इसमें हम क्या करें? गुणा करें, तो यह अप्रमेय है, यह प्रमेय बन जाए। क्या बन जाए? प्रमेय बन जाए। परिमेयकारी गुणांक का मतलब क्या हुआ? परिमेयकरण गुणांक का मतलब यह हुआ कि
आप वह नंबर बता दीजिए जिसको हम इस रूट 12 में मल्टीप्लाई करें, गुना करें तो वह प्रमेय बन जाए। क्या बन जाए? तो सबसे पहले तो रूट 12 है। क्या है? रूट 12। बच्चे यह पूर्ण करने में है, मैंने बताया था ना, यह कंप्लीट रूट में है। सबसे पहले इसको आप मिक्स रूट में लाइए, मतलब क्या चीज में लाइए? इसको मिश्र करनी में लाइए। मिश्र करनी में लाने का मतलब यह हुआ कि इसका आप इसको क्या करेंगे? एक्सपेंड करेंगे, तोड़ेंगे इसको, तो आप लिखेंगे 2 2 जा 4 3 जा 12 लिखेंगे ना। तो इसमें आप देखेंगे कि 2 का पेयर बन रहा है, लेकिन इस 3 का पेयर नहीं बना है। तो 2 को बाहर करेंगे और रूट 3, यानी अब आपको बताना है कि इसमें हम क्या चीज से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें क्या चीज से मल्टीप्लाई कर दें कि यह रूट 3 कैंसिल हो जाए। आप क्या चीज से मल्टीप्लाई करना चाहेंगे? अच्छा, अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं ना, तो जैसे देखिए रूट 12 है, रूट 12 का आप एक्सपेंड करेंगे इसको, तो आप लिखेंगे 2 2 जा 4 3 जा 12 लिखेंगे। इसमें कुछ नहीं रहता है तो आपने 8 क्लास 9th क्लास में समझ रखा है कि इसमें कुछ नहीं रहता है तो 2 रहता है। ठीक है, तो हम पेयर 2 का बनाते हैं। पेयर कितना का बनाते हैं? 2 का। तो इसका पेयर बन रहा है, लेकिन इसका पेयर बन रहा है क्या? तो इसमें क्या चीज से मल्टीप्लाई कर दें कि ये सारे रूट हट जाएंगे? तो आप 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इसका परमेयकारी गुणनांक क्या हो जाएगा? रूट 3। क्या हो जाएगा? रूट 3, यानी ऑप्शन ए। बातें समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही है? चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 4 नंबर में है कि 130 बराबर है 15 गुणे 8 प्लस 10, और उसके बाद है 15 बराबर 5 गुणे 3। इसमें 2 नंबर दे रखा है, 130 और दूसरा नंबर दे रखा है क्या? 15। यही 2 नंबर दे रखा है, यही 2 नंबर दे रखा है। आपको बताना है कि इसका HCF इसमें से कौन सा होगा। HCF का मतलब यह होता है कि एक ऐसा बड़ा नंबर जो 130 को भी कंप्लीट रूप से काट दे और 15 को भी क्या करें? कंप्लीट रूप से काट दे। थोड़ा सा समझिए, HCF का मतलब होता है एक ऐसा बड़ा नंबर जो दी हुई नंबर को कंप्लीट रूप से क्या कर दे? डिवाइड कर दे, भाग कर दे। क्या कर दे? भाग कर दे। बस अगर 1 नंबर वाला क्वेश्चन आता है ना, अगर 2 नंबर देगा और कहेगा कि आप इसका HCF बताओ, क्या बताओ? HCF बताओ, तो आप एक काम करना, इसमें ऑप्शन से चेक कर लेना कि कौन से नंबर डिवाइड हो रहे हैं। तो जैसे मैं 8 से यदि 130 को डिवाइड करूं तो ये कटेगा? नहीं कटेगा। फिर 5 से मैं कर रहा हूं तो 130 कट जाएगा, 15 भी कट जाएगा। लेकिन 130 देखते हैं कि इससे बड़ा नंबर 130 है, तो 130 से 130 तो कटेगा, लेकिन 15 कंप्लीट कटेगा नहीं। फिर 15 से मैं चेक करता हूं तो ये 15 से 130 नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। यानी HCF चेक करने के लिए अगर दी हुई नंबर A एंड B है तो उसका HCF यदि C है तो C निश्चित रूप से, क्या मेरी बात नहीं समझे? अगर 2 नंबर A और B है, इसका HCF C है, तो निश्चित रूप से A/C कंप्लीट डिवाइड होगा, यानी C A को कंप्लीट रूप से डिवाइड करेगा और B को भी कंप्लीट रूप से क्या करेगा? डिवाइड करेगा। मुझे आशा है कि इस भूमिका को हमने अच्छा तरीका से आपको समझाया, बताया। कल इस सीरीज को लेकर के आगे बढ़ेंगे। बच्चे, आपने ध्यान से देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक